गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो अब हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इम्पोर्टेंट और मेरे हिसाब से सबसे लवेबल चैप्टर है अपने सेकंड ग्रेड के सिलेबस का। वो है फ्रीडम बाय जीवी शॉ। ये चैप्टर मैंने पढ़ा था जब मैं क्लास 12th के अंदर था। कैलाइडोस्कोप बुक का फर्स्ट नॉन फिक्शन पार्ट है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं एक लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, आपको डायरेक्ट लोग पढ़ाने वाले हैं, गलत सलत एक्सप्लेनेशंस देने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर सच में बहुत टफ है। टफ क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे लिटरेरी रेफरेंसेस है और उन रेफरेंसेस को समझने के लिए आपको एक इन डेप्थ लिटरेरी नॉलेज की ज़रूरत है। कैसे कैसे लिटरेचर इस चैप्टर के अंदर प्ले में आता है, क्या क्या रेफरेंसेस है, पहले इस चैप्टर को समझने से पहले हम वो सारे रेफरेंसेस समझेंगे। एक एक करके हम रेफरेंसेस समझेंगे तो चैप्टर को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो बिना समय वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रीडम बाय जीवी शॉ, है ना? इसको हम कल लेंगे। एक बार रेफरेंसेस देख लेते हैं। इसके अंदर पहला जो रेफरेंस है वो कौन सा है? मैग्ना कार्टा का। मैग्ना कार्टा क्या है इसको हम पढ़ के आपको बता देते हैं। मैग्ना कार्टा कब का है? 1215। डेट क्या है? 1215। When they made King John sign Magna Carta, also spelled as Carta, C-A-R-T-A, है ना? The foundational document limiting the king's power used here as an example of freedom myth. कि मैग्ना कार्टा यहाँ पे किस तरीके से यूज़ किया गया है कि एक डॉक्यूमेंट था जिसने किंग्स जो पावर थी, किंग की पावर थी, जो सॉवरेन पावर थी, है ना, इन ब्रिटेन रूल बाय द किंग, वो किसके हाथों में दे दी गई थी? लोगों के हाथों में दे दी गई थी या पार्लियामेंट के हाथों में दे दी गई थी। तो एक तरीके से इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रीडम। किससे? मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ, राजशाही से डेमोक्रेसी की तरफ। ठीक है, डेमोक्रेसी। पहली बात तो ये जो वर्ड है डेमोक्रेसी, इसको सब गलत बोलते हैं। इट्स प्रोनाउंस एज डेमोक्रेसी। ठीक है, ध्यान रखना। फोनेटिक्स एंड वर्ड स्ट्रेस का अपने चैप्टर है। इट्स प्रोनाउंस एज डेमोक्रेसी। ठीक है। डिफीट ऑफ स्पेनिश अर्माडा, जो स्पेनिश अर्माडा है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन ब्रिटिश हिस्ट्री। क्या है इसके बारे में बता देता है। स्पेनिश अर्माडा हैपेंड इन 1588। और जब ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये रेफरेंस प्लीज जरूर से जरूर ध्यान रखना, डेट का खासकर। When they defeated Spanish Armada, a victory used to foster national pride and sense of destiny। कि मतलब स्पेनिश आर्माडा को जो डिफीट किया था क्वीन ने, तो उस टाइम क्या हुआ था? समुद्र के अंदर तूफान आ गया था। तो उनका मानना यह था कि भगवान भी हमारे साथ है, भगवान भी क्वीन एलिजाबेथ के साथ है, एंड शी इज अ डिवाइन लेडी। तो किस चीज का सिंबल है? विक्ट्री यूज टू फोस्टर नेशनल प्राइड, एक राष्ट्रीय गर्व का सिंबल है। दूसरा क्या है? सेंस ऑफ डेस्टिनी, कि जिस तरीके से हाउ लक प्लेस अ रोल इन शेपिंग योर डेस्टिनी, कि किस तरीके से किस्मत आपके जीवन में रोल अदा करती है आपकी डेस्टिनी को समर्पित करने के लिए, उसका ये सिंबल है। इसको आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से जरूरत पड़ेगी इसको समझने की। फिर है एग्जीक्यूशन ऑफ किंग्स चार्ल्स फर्स्ट 1649। चार्ल्स फर्स्ट का एग्जीक्यूशन कब? पार्लियामेंटेरियन जब गवर्नमेंट थी, एक तरीके से देखे जाए तो प्यूरिटेनिज्म आ गया था, सिविल राइट्स की जो प्रॉब्लम आ गई थी, तो चार्ल्स फर्स्ट को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था उसके बारे में बताया गया है। व्हेन दे कट ऑफ किंग चार्ल्स हेड, जब चार्ल्स हेड का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। रेफरेंस टू इंग्लिश सिविल वॉर एंड ओवरथ्रो ऑफ मोनार्की। कुल मिला के बात ये, इसमें भी किस चीज़ का सिंबल है? ओवरथ्रो ऑफ monarchy and establishing a government by the people, for the people, of the people, that is democracy। इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स 1689। इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स क्या है 1689 का? व्हेन दे मेड किंग विलियम एक्सेप्ट द बिल ऑफ राइट्स, किंग विलियम को जो बिल ऑफ राइट्स एक्सेप्ट करने के लिए बोल दिया गया था। द एक्ट दैट एस्टेब्लिश्ड द सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट ओवर क्राउन। क्राउन क्या है? वही किंगशिप, जिसमें पार्लियामेंट इज वे मोर पावरफुल देन द क्राउन। तो हमने जितने भी रेफरेंस दिए इनको आपको एक बार ढंग से पढ़ना है, समझते हुए चलना है, क्योंकि ये चैप्टर को समझने के लिए रेफरेंस पकड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है। अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिका जब आज़ाद हुआ था और 1776 में, व्हेन दे इशू एंड मेड गुड द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जब अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लेके आए थे, द सेमिनल डॉक्यूमेंट असर्टिंग द कॉलोनीज फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। कि एक तरीके से किस तरीके से अमेरिका ब्रिटेन के चंगुल से आज़ाद हुआ था, और किस किस तरीके से ये देखा जाए कि जो कॉलोनीज थी, ब्रिटेन की जो कॉलोनी थी जिन पर राज किया था, वो आज़ाद हुई थी ब्रिटेन से। तो ये भी एक सिंबल है।
बैटल ऑफ वाटरलू 1815 के अंदर बैटल ऑफ वाटरलू ही इसके बारे में पढ़ लेते हैं। व्हेन दे वॉन द बैटल ऑफ वाटरलू ऑन द प्लेइंग फील्ड ऑफ एटन, एटन की प्लेइंग फील्ड पे व्हेन दे वॉन द बैटल ऑफ वाटरलू, द फाइनल डिफीट ऑफ नेपोलियन, जहाँ पर नेपोलियन हार गया था, द प्लेइंग फील्ड ऑफ एटन इज अ फेमस ब्रिटिश अफोरिज्म। अफोरिज्म का मतलब होता है कोई सेइंग या कोई एक चर्चित बात तो होती है ना, या कहते हैं कहावत या मुहावरा, सजेस्टिंग दैट, किस चीज़ को सजेस्ट करता है, दैट मिलिट्री विक्ट्रीज आर वोन थ्रू कैरेक्टर बिल्ड इन एलिट स्कूल। जैसे जैसे हम स्कूल्स के अंदर एक बच्चों का कैरेक्टर डिफाइन करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाते हैं, उसी से हम मिलिट्री की ट्रेनिंग देते हुए हम ये बताते हैं कि यार मिलिट्री जो जीती जाती है, जंग जीती जाती है, वो कैसे जीती जाती है कि एलिट स्कूल्स के अंदर, जो टॉप स्कूल्स होते हैं जिसके अंदर एलिटिज्म पढ़ाया जाता है, राजशाही पढ़ाई जाती है, उन स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो किस तरीके से मिलिट्री की जीत में रोल अदा करते हैं। कुल मिला के एक तरीके से ये देखी जाए तो ये भी एक सिंबल है किसका, फ्रीडम का, या किस किस तरीके से एक नेशनल प्राइड का सिंबल है। बैटल ऑफ ट्रफलगर इसी सेंस में यूज़ किए हैं, इसको ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। फॉल ऑफ एम्पायर पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, व्हेन ओनली द अदर डे दे क्वाइट unintentionally changed the German, Austrian, Russian and Ottoman empires into republic, a sardonic reference to outcome of World War One। ये वर्ल्ड वॉर वन के रेफरेंस के बारे में किस तरीके से ये कंट्रीज अलग हुई थी, इट्स नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट। द फैक्ट्री एक्ट, when we are told that we have the factory acts, a series of UK laws that regulated working conditions, मतलब laws that regulated working condition के ना जो मजदूरों के लिए जो नियम कानून बनाए गए थे उनके बारे में presented as a pacifying measure। किस किस तरीके से मजदूरों के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं उनको समझने के लिए क्या आया था, फैक्ट्री एक्ट्स आए थे। द न्यू डील एंड द डोल, अब न्यू डील एंड द डोल क्या चीज़ है, द न्यू डील एंड द डोल रेफरेंस टू द सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। किन चीज़ का रेफरेंस है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम जो है ना गवर्नमेंट चलाती है, कोई भूखा ना सोए अपने, जैसे कि नरेगा, इस तरीके के जो है ना 15 या 20 या 30 जितनी भी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, ये उन्हीं चीज़ को रेफरेंस है। फ्लैगशिप स्कीम्स होती है ना गवर्नमेंट की, और बेरोजगारी भत्ता उसके बारे में। अब आदमी तो बेरोजगारी भत्ते पे कहाँ डिपेंड हो, तो फ्री कहाँ से होगा मेरे भाई। एंड द न्यू डील एंड द डोल रेफर्स टू सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, द डोल इज ब्रिटिश इंग्लिश फॉर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, बेरोजगारी भत्ता वही बात है, डोल वर्ड यूज़ किया गया बेरोजगारी भत्ते के लिए। वोकेबलरी पे विशेष ध्यान देना, 10 से 15 से 20 क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर वोकेबलरी बेस पूछे जाने हैं। यूज टू प्लेकेट द मासेस, इससे कि है ना जो युवा है उसका पेट भी भरा रख सके और उसको काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हो कि यार गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट हमारे लिए कम से कम बेरोजगारी भत्ते का जुगाड़ तो कर रही है, गवर्नमेंट हमारी चिंता करती है। कुल मिला के बात ये है, ये एक रेफरेंस है किस चीज़ का, कि आप काम करो चाहे मत करो, सरकार हमारा ध्यान रखती है। पर क्या वो सच में ध्यान रखती है, हम जब चैप्टर पढ़ेंगे पता लग जाएगा भाई साहब 3 से 4 हज़ार से कुछ नहीं होता। उसी टाइप की बात है, आपको वो ध्यान भी रख रहे हैं एक तरीके से, है ना, ऐसी मदद कर रहे हैं जो मदद किसी काम की नहीं है। लिटरेरी फिलोसॉफिकल रेफरेंस आ जाता है। पहला रेफरेंस है एरिस्टोटल का, ग्रेट मैन लाइक एरिस्टोटल हैव हेल्ड द लॉ एंड ऑर्डर एंड गवर्नमेंट वुड बी इम्पॉसिबल अनलेस द पीपल हैव टू ओबे आर ब्यूटिफुली ड्रेस एंड डेकोरेटेड। ठीक है। शो रेफरेंस टू एरिस्टोटेलियन व्यू दैट सोशल हायरार्की एंड स्पेक्टिकल आर नेसेसरी फॉर स्टेबिलिटी। तो जीवी शॉ का ये जो रेफरेंस है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही प्यारा है। उसका ये कहना है कि अगर तुमको दुनिया को कंट्रोल करना है और किसी तरीके से राजशाही चाहिए ना, या एक सिस्टम बैलेंस लेके आना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो लीडर होगा उसके कपड़े बहुत अच्छे होने चाहिए, उसके बोलने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, और वो एक एलिट दिखना चाहिए, तभी वो राजा बनने के काबिल और तभी वो राजा बन पाएगा। इससे मतलब रेफरेंस क्या है कि हमारे बीच में से कोई व्यक्ति होगा उसको राजा नहीं बनाएंगे या फिर उसको लीडर चुनेंगे नहीं, क्योंकि वो हमें बहुत अच्छे से समझ सकता है, लेकिन हमें ऐसा आदमी चाहिए जो हमारा बाप हो, एक तरीके से हमसे बेटर हो। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसको एरिस्टोटल ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं एग्जांपल देता हूँ, चुनावों का एग्जांपल ले लो आप। चुनाव के अंदर हेमा मालिनी का जीतना, बड़े बड़े रामायण के जो कैरेक्टर उनका जीतना, जबकि उनको उस जगह से, जिस जगह से वो चुनाव लड़ते हैं, उस जगह से कोई लेना देना नहीं है, ना उस जगह के बारे में कुछ जानते, ना वो वहाँ के रहने वाले। किस बेसिस पे चुनाव जीतते हैं, सनी देओल जीतता है, उनकी सेलिब्रिटी फेस बेसिस पे। जनता बेचारी भोली है, उनको वोट दे देती है, 5 से 7 साल वो आते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका उस जगह से कोई लेना देना है नहीं। अब उस जगह से कोई लेना देना है नहीं तो वो लोगों को समझते नहीं है, लोगों की प्रॉब्लम नहीं समझते, लेकिन ऐसे ही लोगों को नेता चुनने हैं।
विराट कोहली का फैंडम हुआ, रोहित शर्मा का फैंडम हुआ। इसके पीछे एक साइकोलॉजी काम कर रही है, जिसके बारे में किसने बताया? महान एरिस्टोटल फिलोसोफर अपने एरिस्टोटल ने। इस बारे में ध्यान देना, आप सोचना चीज़ें, अगर आप पढ़ो ना, गहनता से पढ़ना, अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करना, चीज़ें आपको बहुत डीपली समझ में आएंगी। वोल्टेयर, फ्रैंकोई मैरी एरॉट, a key figure of enlightenment who protested against injustices and dogma. Voltaire was a figure who protested against dogma of injustice. injustice के खिलाफ किसने प्रोटेस्ट किया था? वोल्टेयर ने। ठीक है, ये कौन है? की फिगर है एनलाइटनमेंट का। इतना इसको इतना समझ लो, बेसिक बेसिक। जॉन जैक रूसो, another enlightenment philosopher whose ideas on the social contract and individual freedom challenged the एंशियंट रेजिम। कुल मिला के द आइडिया ऑफ जीन जॉन जैक्स रूसो के जो आइडिया हैं, उन्होंने जो पुराने एस्टेब्लिश्ड रूल्स थे उनको चैलेंज किया था। टॉम पेन ऑथर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। टॉम पेन कौन था? जिसने किताब लिखी थी राइट्स ऑफ मैन, अ रेडिकल टेक्स्ट एडवोकेटिंग फॉर पॉपुलर राइट्स एंड रिवोल्यूशंस। कि जो लोगों के राइट्स हैं उसके बारे में उन्होंने किसने लिखा था? टॉमस पेन ने। विलियम कॉबेट, अ रेडिकल जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियन हु चैंपियन द वर्किंग क्लास। एक ऐसा मतलब मजदूरों का नेता जिसको कह सकते हैं विलियम कॉबेट, जैसे कि हमारा अमिताभ बच्चन हुआ करता था मर्द मूवी के अंदर, इस तरीके का फिगर है विलियम कॉबेट। पीवी शैली हम जानते ही हैं, रेडिकल पॉलिटिकल राइटर एडवोकेटिंग फॉर सोशल जस्टिस, जिसने सोशल जस्टिस के बारे में बात की। ओ टू द वेस्ट विंग इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कार्ल मार्क्स सबको पता है, द लेटेस्ट ऑफ द ग्रेट जूइश प्रोफेट्स, जो सबसे टॉप लेवल का जूइश प्रोफेट मानते हैं उसको, सबसे यंगेस्ट या लेटेस्ट जिसको बोल सकते हैं अभी अभी का रिसेंट। अ जेंटलमैन नेम्ड मार्क्स। शॉ डायरेक्टली क्रेडिट्स मार्क्स विथ एक्सपोजिंग द सेल्फिश क्रूएलिटी। शॉ क्रेडिट्स मार्क्स, जो कार्ल मार्क्स हैं उनको क्रेडिट देते हैं ऑफ एक्सपोजिंग, किस चीज़ को एक्सपोज करने के लिए? सेल्फिश जो क्रूएलिटी है ऑफ मैन स्लेवरी टू मैन, कि हाउ मैन स्लेवरी टू मैन इज रियली नॉट गुड फॉर सोसाइटी। इसके हु एडवोकेट्स दैट? कार्ल मार्क्स, जिसके हम कौन सी फिलोसफी पढ़ते हैं, जेएनयू में दंगे वगैरह होते हैं तो इनका नाम बहुत आता है। और आप देखोगे कार्ल मार्क्स की कौन सी फिलोसफी है, क्लास कॉन्शियसनेस की थियरी वगैरह दी है ना, तो इनको समझो। फर्डिनेंड लेसेल, अ जर्मन सोशलिस्ट थिंकर एंड एक्टिविस्ट, ही इज ऑफ द सेम काइंड। व्लादिमीर लेनिन एंड लियोन ट्रॉट्स्की, ये भी उसी तरीके से हैं। लॉर्ड बायरन, द ब्रिटिश वे स्लेव, the British were slaves instead of going into mourning like Lord Byron. The poet Lord Byron was a known sympathizer with revolutionary cause and famously lamented the reactions aftermath of Battle of Waterloo. तो कुल मिला के लॉर्ड बायरन का एग्जाम्पल ये दे रखा है कि जिस तरीके से जो मूर्ख स्लेव थे वो बैटल ऑफ वाटरलू में लोगों की जो सरकार के जो झूठे वादे हैं उनके अंदर आ गए, ना कि दुख मनाने के बजाय वो खुशी मना रहे थे। लेकिन उनके लिए खुशी थी नहीं, उनको एक तरीके से बेवकूफ़ बना दिया गया और एक तरीके से उनकी फ्रीडम का जो टाइप है उसको चेंज कर दिया गया। लेकिन वो गुलाम के गुलाम अभी भी है, गुलामी का नेचर बदल दिया। तो लॉर्ड बायरन इज ऑल्सो द एडवोकेट ऑफ पुअर पीपल, वर्किंग क्लास पीपल। सर टॉमस मोर के बारे में, सेंट टॉमस मोर हु हैज जस्ट बीन कैनोनाइज्ड held that we shall never have a peaceful and stable society until the struggle is ended by the abolition of slavery altogether. He was against slavery. कौन against slavery थे? सर टॉमस पेन। शॉ रेफरेंस टू मोर्स यूटोपियन आइडियल्स फ्रॉम हिज बुक यूटोपिया। इनकी कौन सी किताब है? यूटोपिया। टॉमस मोर की किताब का नाम क्या है? यूटोपिया, जिसके अंदर एक ऐसा संसार क्रिएट किया गया है जो कि बहुत ही सुखद है, एक तरीके से ऐसा संसार जिसमें हर चीज़ परफेक्ट है। विलियम शेक्सपियर का इयागो का रेफरेंस। The only advice we can give one another is that of Shakespeare's Iago, put money in thy purse। ये कौन सी कोटेशन है इयागो की? put money in thy purse। ये कहाँ से ली गई है? शेक्सपियर के वर्क है ओथेलो से। क्या है इसका मतलब? क्या है? अ सिनिकल कोट फ्रॉम ओथेलो यूज्ड टू हाईलाइट द फ्यूटाइल एडवाइस गिवन टू द पुअर। अब लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो पैसा पर्स में रखेंगे कहाँ से भाई? बट वो होने से पैसा होने का कोई संबंध थोड़ी है। लिटरेरी एंड कल्चरल रेफरेंसेस 2-3 है, उनको देख लेते हैं। पहला है होम स्वीट होम। अ ट्रैम्प कैन अर्न ए सपर बाय सिंकिंग होम स्वीट होम। एक भिखारी, एक भिखमंगा, एक रोड पे चलने वाला आदमी होम स्वीट होम गा के अपना खाना अर्जित कर सकता है। दिस सेंटिमेंटल सॉन्ग इज यूज्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी रोमेंटिसाइज द वेरी नेचुरल नेसेसिटीज लाइक हैविंग अ होम दैट एनस्लेव्स अस। कि हम किस तरीके से है ना उन चीज़ों को
सेलिब्रेट करते हैं कि एक घर होना एक तरीके की स्लेवरी है, क्योंकि घर की आपको ईएमआई भी देनी पड़ेगी, घर के आपको खर्चे भी देने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आप एक तरीके से गुलाम हो, लेकिन हम उन चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। उसके बारे में राइटर बता रहा है। रूल ब्रिटेनिका, रूल रूल ब्रिटानिया, ये क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लेट अस स्टॉप सिंगिंग रूल ब्रिटानिया अंटिल वी मेक इट ट्रू। हमें रूल ब्रिटानिया चिल्लाना या गाना बंद कर देना चाहिए तब तक हम इस चीज़ को सत्य प्रमाणित कर दे। कैसे? अ पैट्रियोटिक ब्रिटिश एंथम दैट प्रोक्लेम्स, एक पैट्रियोटिक मतलब एक देशभक्ति भरा गीत है, ब्रिटिश एंथम है, दैट प्रोक्लेम जो गाता है ब्रिटेन्स नेवर 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 शैल बी स्लेव्स, कि जो ब्रिटेन के लोग हैं वो कभी 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 भी है ना किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। शॉ पॉइंट्स आउट द हिपोक्रेसी ऑफ सिंगिंग दिस वाइल बीइंग वे स्लेव्स, और शॉ इस चीज़ को है ना बहुत तरीके से पॉइंट आउट करता है कि किस तरीके से जो ब्रिटिश जो सिटीजन्स है दे आर स्लेव, वे स्लेव्स, वो कहीं ना कहीं अमीरों के गुलाम है या नेचर के गुलाम है ना। अब चैटल स्लेवरी वर्सेस वे स्लेवरी, ये भी एग्जांपल है। ही कॉन्ट्रास्ट द एक्सप्लिसिट स्लेवरी ऑफ नीग्रो सॉर्ट, नीग्रो जो ब्लैक लोगों को पहले है ना किडनैप करके ले जाया जाता था, एंड दे वर ट्रीटेड एज स्लेव्स। और चैटल स्लेवरी तो वो होती थी। वे स्लेवरी है कि आपको दिहाड़ी मजदूरी, आप काम करो आपको उतना पैसा मिलेगा। विथ मॉडर्न more deceptive based slavery arguing that later was adopted simply because it was cheaper। अब क्योंकि चैटल स्लेवरी होती थी, अगर आप नीग्रोस को स्लेव बनाओगे तो उनको खाना भी देना पड़ेगा, वो भाग भी सकते हैं, उनके मेंटेनेंस के लिए आपको लोग भी रखने पड़ेंगे, उस सिचुएशन को आपको कंट्रोल भी करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि हमने तुम्हारी स्लेवरी ख़त्म कर दी, एक तरीके से उन लोगों को एक भ्रम में डाला और क्या स्लेवरी स्टार्ट कर दी, वेस्ट स्लेवरी। जितना तुम काम करोगे उतना तुमको पैसा मिलेगा। तो वो खाने पीने की भी झंझट खत्म, रहने सहने की भी झंझट खत्म, और उनको पैसा बहुत ही कम देना पड़ रहा था। तो एक तरीके से ये जो जो मास्टर क्लास थी उनका एक तरीका था स्लेव्स को बेवकूफ़ बनाने का। कौन सा? चैटल स्लेवरी वर्सेस वेस्ट स्लेवरी का। क्लास वॉर अपन जानते हैं, ट्रेड यूनियन स्ट्राइक आपको पता ही है, मजदूरों का नीडन। एनार्किज्म, एनार्किज्म क्या आता है? ही कंक्लूड्स बाय वार्निंग अगेंस्ट द वोटिंग फॉर एनीवन हु टॉक्स फॉर फ्रीडम, कॉलिंग देम एट द बॉटम एन एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का मतलब वो होता है जो लोगों का फायदा उठाते हैं। who wants to live on our labor। Here he uses anarchist not in philosophical sense but as a symbol for social parasite, मतलब वो लोग जो लोग कमज़ोर और गरीब लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। अब हमने इसके सारे रेफरेंसेस पढ़ लिए, आपको काफ़ी रेफरेंसेस समझ में भी आ गए होंगे। एक बार आपको क्या करना है, इनमें से मेन रेफरेंसेस जितने भी बताएं सब, उनमें से कुछ कुछ रेफरेंसेस आपको गूगल करने हैं, ढंग से इसको पढ़ना है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार इस वीडियो को देखना है। जैसे ही आपने देखा, अपन जब इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे ना तो आपको एक एक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बिना रेफरेंस को समझे आप इसका टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते। विद दिस वी रैप अप दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।